प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सत्र 2020-21 में स्वागत है। आज बीए पार्ट थर्ड ईयर के इतिहास विषय के प्रश्न पत्र द्वितीय की यूनिट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल। राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के भूगोल, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थान का जो भूगोल है वो किस प्रकार का है और उसने इतिहास के निर्माण में किस प्रकार से अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। राजस्थान का जो मानचित्र है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंग के आकार का है। इसकी जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर 23.3 डिग्री से 23.12 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश में है और यह 69-30 डिग्री से 78-17 डिग्री ये पूर्वी देशांतर पर है। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान है वो जो गोलार्ध है उसमें उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आया हुआ या अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,82,239 वर्ग किलोमीटर, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हो। जब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, जो वर्तमान जो राजस्थान है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। उससे पहले इस भूभाग में 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। तो ये तो मोटे तौर पर राजस्थान का भूगोल है। थोड़ा सा मानचित्र के बारे ऊपर माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का मानचित्र है। तो ये देखिए आप, राजस्थान का जो सबसे उत्तरी छोर है जिसको इंदुमल कोट कहा जाता है, यहाँ कोणा गांव है, ये सबसे उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ से 826 किलोमीटर दक्षिण की ओर यदि सीधी रेखा में चला जाए तो ये क्षेत्र आता है बोरकुंड, जो बांसवाड़ा में स्थित है। ये राजस्थान का दक्षिणतम किनारा है। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो राजस्थान की जो कुल दूरी है वो 826 किलोमीटर है। तो ये हमें याद रखना है। वहीं यदि इसके पूर्व और पश्चिम के छोरों की बात करें तो पश्चिम में इसके जैसलमेर में कटरा गांव स्थित है। ये सबसे इसका पश्चिमतम किनारा है और यहाँ से 869 किलोमीटर की दूरी पर इसका जो राजस्थान का पूर्वी किनारा है वो स्थित है। तो ये शिलान नामक स्थान पर स्थित है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 कोने और उनकी लंबाई और चौड़ाई हो गई। साथ ही राजस्थान के भूगोल की एक विशिष्ट तत्व यह भी है कि इसकी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। इसको रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के साथ में संलग्न है।
और राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर ये इस सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो राज्य लगते हैं वो यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली की भी सीमा लगती है, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ गुजरात। तो इस प्रकार से ये कई राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो ये राजस्थान का एक प्रकार से राजनीतिक नक्शा हुआ जिसमें ये अलग अलग जिले है वो बताए गए हैं। अब अपन वापस भूगोल पर आते हैं। भौगोलिक रूप से राजस्थान को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, जो भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, वह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। यह लगभग राजस्थान के बीच से होकर के निकलती है। यह राजस्थान में गुजरात से प्रवेश करती होती हुई दिल्ली तक जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। अब ये देखेंगे कि इस पर्वत श्रृंखला से इतिहास निर्माण में किस प्रकार से भूमिका निभाई। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो पर्वत श्रृंखला बहुत ही प्राचीन है और यहाँ सदियों से मनुष्य का आवास रहा है। तो आदिम लोग या जनजातीय लोग या जो मूल निवासी हैं वो यहाँ पर गुफाओं में रहा करते थे। तो यहाँ गुफाओं के साथ साथ में बहुत सारी नदियाँ भी बहती है, तो लोगों के रहने के उत्तम अवस्थाएं उत्पन्न की है। यहाँ पर आदिवासी जो पाषाणकालीन लोग हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक नव पाषाण काल, इस काल के लोग भी यहाँ पर रहते थे। यहाँ कई सभ्यताओं के हमें अवशेष मिलते हैं। वहाँ से लेकर के वर्तमान में जब आज़ादी से पूर्व तक राजपूतों का यहाँ पर शासन रहा, तो इसके बीच में एक लंबा सातत्य रहा है, यानी लगातार एक इतिहास रहा है। इसके बीच में कोई भी अंतराल नहीं है। तो ये सभ्यताओं का पालना कहा जा सकता है। राजपूतों का जब विकास हुआ तब इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले आदि जाति के लोगों और राजपूतों के बीच में एक तरीके से कहा जा सकता है कि समझौता हुआ। जैसे मेवाड़ के जो राजपूत है उनका राज्याभिषेक भील जाति के लोग किया करते थे, या जयपुर में जो है उनका मीणा किया करते थे। तो ये एक प्रकार से जनजातीय लोगों और राजपूतों के बीच में एक समन्वय की बात थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला में इस क्षेत्र में कई राजनीतिक वंशों के साथ साथ प्राचीन समय से सभ्यताओं का उत्कर्ष रहा है। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति विलग संस्कृति है। विलग संस्कृति का मतलब है कि यह अलग थलग प्रकार से लोगों ने अपनी संस्कृति स्वयं विकसित की है। बाहरी संस्कृति का प्रभाव बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पर्वत हैं वो बहुत ही दुर्गम है, इसलिए बाहरी संस्कृतियों के साथ में इनका मिलना जुलना बहुत कम रहा है। ऐसा नहीं है कि संपर्क बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बहुत कम रहा, इसलिए ये संस्कृति अलग प्रकार से अपनी विशिष्टताएं लिए हुए संस्कृति है। यहाँ पर कई प्रकार के किलों का निर्माण किया गया है, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाएँ बहुत हैं, चारों ओर से घिरी हुई पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे किलों का निर्माण किया गया जो अधिकतम अभेद्य किले हैं, जिनको कोई भी दूसरी सेनाएं भेद नहीं सकती है। चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, यहाँ के प्रसिद्ध किले हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही पर्वत श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान के दक्षिण में बहुत अधिक चौड़ी और ऊंची है, इसलिए दक्षिण से राजस्थान पर बहुत कम मात्रा में आक्रमण हुए, या जो आक्रमण हुए उनका प्रतिरोध यहाँ के शासकों द्वारा अधिक सफलतापूर्वक किया गया। अबुल फजल जो अकबर का दरबारी लेखक था, उसने इन पर्वत श्रृंखलाओं को ऊँट की गर्दन जैसा कहा है कि वो दिखने में बहुत ही ऊंची हैं और अचानक नीचे जाकर के ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनसे यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपलब्ध हो सकी है। मेवाड़ राज्य के विस्तार में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब बाहरी आक्रमण हुए तब यहाँ छापामार युद्ध पद्धति में इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप से अमर सिंह तक का इतिहास इसका साक्षी है। और यहाँ कला का भी पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है, न केवल शैल चित्रकला शैली बल्कि मेवाड़ चित्रकला शैली, जिसमें चावंड चित्रकला शैली है, ये सभी इन पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित हुई है। और ये अपने स्वरूप में एक विशिष्टताएँ लिए हुए है जो अन्य संस्कृतियों में
या अन्य कला शैलियों में नहीं मिलती है। यहाँ कई प्रकार के मंदिर और मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। ये भी इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पढ़ते हैं वन। दूसरा है पठार। ये जो पठार है, राजस्थान का जो पठारी भाग है, वो दक्कन के पठार का विस्तार ही है और यहाँ हाड़ौती का पठार कहा जाता है क्योंकि हाड़ौती प्रदेश में आती है। यहाँ पर कई प्रकार के दर्रे हैं और इन दर्रों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों से यहाँ आना जाना संपर्क हुआ, तो यहाँ कई प्रकार के व्यापारिक मार्ग भी व्यवस्थित है। चूँकि पठार ऊपर से समतल होता है और ये पठार ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए यह बहुत ही उपजाऊ है और इस उपजाऊ पठारी भाग में बहुत विकसित रूप से खेती का प्रचलन हुआ और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। और यहाँ पर साथ में नगरों का भी विकास हुआ, जैसे बेगू, बिजोलिया, मांडलगढ़, ये उस समय के प्रसिद्ध नगर थे और यहाँ पर कई राज्यों की भी स्थापना हुई। मंगोल और तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ ये बचाव करने में उतने सक्षम नहीं रहे जितने कि पर्वतीय क्षेत्र रहे, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कई प्रकार से रक्षा की है, बचाव किया है। मैदानी भाग है वो राजस्थान के लगभग अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है और यह पूरा का पूरा नदियों द्वारा संचित है। यहाँ जो नदी तंत्र है वो मुख्यतः चंबल और बनास नदी का क्षेत्र है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सरस्वती और द्वस्तती नदियाँ। यह वैदिक काल उससे उस समय से सभ्यताओं का यह पालना स्थल रहा है। ऋग्वेद में भी सरस्वती और द्वस्तती नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो स्थान है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो मैदानी प्रदेश है, राजस्थान की जो भूमि है, यहाँ इतिहास कई सदियों पूर्व से शुरू हो चुका है। इसके प्रमाण में इस मैदानी भाग से मिलते हैं। नदियाँ कई बार विभिन्न राज्यों के बीच में सीमाओं का निर्धारण भी करती है, जैसे माही नदी और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमाओं का निर्धारण किया है। वहीं खारी नदी है, इसने उदयपुर और अजमेर के बीच में सीमाओं का निर्धारण किया है। तो कई बार शासक अपनी सीमा निर्धारित करने में नदी को भी एक सीमा रेखा के रूप में मान लेते थे। नदियों का एक और महत्वपूर्ण योगदान यूँ भी रहा कि जब यहाँ पर विदेशी शासकों ने या दिल्ली सल्तनत से या मुगल राजाओं के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो नदियों ने उनका मार्गदर्शन किया, क्योंकि अधिकतर जो नगर या किले बनाए हुए थे नदियों के समीप बनाए हुए थे, तो ये नदियों के मार्ग से होकर के, नदियों की सहायता से लेकर के वो यहाँ तक पहुँचते थे। इसके अलावा नदियों के माध्यम से यहाँ सिंचाई का विकास हुआ, जहाँ कृषि बहुत ही उत्तम अवस्था में है, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रदेश समृद्ध है। तो इसकी समृद्धता ही इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ी कारक है। इसके अलावा रेगिस्तान भी एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका PDF में शेयर कर दूंगा। रेगिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 60% भाग है वो मरुस्थली है। ये थार के मरुस्थल का एक भाग है और यह बहुत ही दुर्गम बड़े रेत के टीलों वाला भाग है। यहाँ पानी का अभाव और वनस्पति का अभाव था, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े राज्य है वो नहीं बन सके। तो छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे जैसलमेर या खेड़ का राज्य। लेकिन यहाँ ये जो थेर का मरुस्थल है, यह भारत के समृद्ध प्रदेशों को, सिंध और पाकिस्तान के जो समृद्ध प्रदेश है, समुद्र तट है, कराची का तट है, उनको जोड़ने का एक मार्ग था। तो इस मार्ग से कई व्यापारी काफिले चला करते थे और कई बार यहाँ के जो स्थानीय शासक थे वो इन काफिलों को लूट करके भी अपनी आजीविका कमाते थे। तो ये जो प्रदेश है यह प्राकृतिक दृष्टि से तो बहुत जटिल है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी बहुत अधिक विशिष्टताएं रखता है और इसकी विशिष्ट संस्कृति ने आज राजस्थान को नए मुकाम पर पहुंचाया है। तो ये कुछ भौतिक भाग है जिसने इतिहास निर्माण में किस प्रकार से मदद की है। अब अपन इस भौतिक भागों को मानचित्र पे एक बार देख लेते हैं ताकि अपन और स्पष्टता से समझ जाएं। ये 4 भाग बताए गए हैं इस मानचित्र में। थार का महान मरुस्थल है, ये दर्शाया गया है इसके माध्यम से। और यहाँ पर कुछ बालू का स्तूप प्रदेश है, यहाँ पर भी कुछ चट्टानी भाग भी है जैसलमेर में। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े रेत के टीले हैं और पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये मरुस्थल यहाँ अरावली पर्वतमाला के द्वारा इसका मरुस्थलीकरण वो रोका भी गया है।
और ये जो अरावली पर्वतमाला है ये न केवल मरुस्थल को रोकती है बल्कि वर्षा की विभाजक रेखा भी मानी जाती है। इसके बाद में ये कुछ पठारी प्रदेश हैं जिसमें नागौरी उच्चभूमि से लेकर यहाँ शेखावटी यहाँ प्रदेश में भी है, और यहाँ पर लूणी नदी बहती है। तो ये मुख्यतः पूरा जो प्रदेश है ये पूरा रेगिस्तान का भाग कहा जाता है। फिर यहीं पर ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ये नदियों के द्वारा संचित है, खास करके चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बनास या परवन, आहू, इन सभी नदियों के द्वारा ये पूरा संचित है। बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। ये जो पूरा प्रदेश लगता है ये हाड़ौती का प्रदेश है, ये पठारी क्षेत्र है। और ये अरावली पर्वतमाला जो यहाँ पर दिखती है, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और बारोट के पठार, ये पूरा पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश यहाँ दक्षिण में अधिक चौड़ा और अधिक ऊंचा है, और ये धीरे धीरे उत्तर की ओर जाते हुए संकरा और नीचा होता जाता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का भौतिक स्वरूप है जिसके माध्यम से हमारे इतिहास के निर्माण पर बहुत अधिक मात्रा में असर पड़ा है। तो आज का टॉपिक अपना यहीं तक है। कल अपन राजस्थान के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।